हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी की। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जियोग्राफी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज कौन सा डे बनाया जाता है। तो आज 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ डे कब मनाया जाता है तो आप कह देना 22 अप्रैल। ठीक है। और ये स्टार्ट कब से हुआ था तो आप कहना इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है। ये आपके लिए एक बेसिक सी जानकारी थी, क्योंकि आज हमारा अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट जियोग्राफी अर्थात भूगोल। तो आज हम ये एक डेमो क्लास कर रहे हैं। तो जियोग्राफी में आपका क्या है, आपको पता होगा कि एचपी के एग्जामों में जियोग्राफी से एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो फिर हम आज जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। जियोग्राफी से जो हमारा सिलेबस चलता है वो चलता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर। जैसे हम बात करेंगे कि ये देखो, ये हमारी जैसे हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेसिकली जियोग्राफी में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ पे है, या फिर वो आपसे पूछ लेता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, या फिर कौन सा झरना कहाँ पे है, कौन सी झील कहाँ पे है, या फिर कौन सा माउंटेन कहाँ पे है। जो भी हम अपने आसपास अपने वातावरण में देखते हैं वो सारा हमारा जियोग्राफी से रिलेट करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। या कभी कभार वो हमसे लोकेशन भी पूछ लेता है। मेनली वो जो भी हमारे करंट में जो रिलेटेड जो चल रहा होता है वो उसी पे हमारा क्वेश्चन पुट कर देता है। पहली बात, जियोग्राफी को आपने रटना नहीं है। मतलब जो भी हमारे आसपास होता है, जो भी हमारे एनवायरमेंट में होता है, वो सब किस में आता है, जियोग्राफी में आता है। जैसे ये हमारी अर्थ हो गई तो वो आपसे अर्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर जैसे कोई भी हमारे वो सन रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर लेगा, या फिर मून रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर लेगा। ठीक है। तो जियोग्राफी को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी ट्रैवलिंग की होगी तो आप आसानी से जियोग्राफी को समझ पाओगे। तो हम बात करते हैं जियोग्राफी क्या है। व्हाट इज जियोग्राफी। ठीक है। तो जियोग्राफी है, इसकी डेफिनेशन द स्टडी एंड नॉलेज ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड जनरल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज जियोग्राफी। मतलब पृथ्वी और उसके वातावरण की उत्पत्ति, विकास और सामान्य विशेषताओं के अध्ययन और ज्ञान को भूगोल कहा जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, द स्टडी एंड नॉलेज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, डेवलपमेंट एंड जनरल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज जियोग्राफी। मतलब पृथ्वी और उसके वातावरण की नंबर 1 उत्पत्ति, विकास
और सामान्य विशेषताओं के अध्ययन और ज्ञान को भूगोल कहा जाता है। जैसे आपको अर्थ दिखाई दे रही है, इसका ओरिजिन मतलब इसका ओरिजिन और इसकी डेवलपमेंट, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट का साइज बढ़ रहा है, मिट्टी कैसी बनी, समुद्र एटसेट्रा, ये सब हमारे प्राकृतिक विशेषताओं में या फिर फिजिकल फीचर्स में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सोलर सिस्टम मेनली जियोग्राफी का पार्ट नहीं होता है, ये कॉस्मोलॉजी का पार्ट होता है। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान। देखिए अब हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मान लो आपका हो गया यूनिवर्स, ठीक है, ये आपका यूनिवर्स हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, गैलेक्सीज, बहुत सारी क्या होंगी, यूनिवर्स के अंदर क्या होंगी, गैलेक्सीज। और गैलेक्सी के अंदर जो छोटे छोटे होंगे वो कहलाएंगे आपके सौर मंडल। क्या कहलाएंगे, सौर मंडल। अब हमारे पास यहाँ पे एक नया वर्ड आया, कॉस्मोलॉजी। तो ये जो आपका कॉस्मोलॉजी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। तो ब्रह्मांड विज्ञान आपका क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of origin, development and general features of the universe। यह विज्ञान की वह शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और सामान्य विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है। जो आपका सोलर सिस्टम होता है वो बेसिकली कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान का पार्ट होता है, ये तुम्हारे जियोग्राफी का पार्ट नहीं होता है। आइए अब हम थोड़ा यूनिवर्स को समझ लेते हैं। तो ये क्या है आपका डायग्राम में, यूनिवर्स, ये है आपका यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो आप कहना ग्रेविटेशनली बॉन्ड सिस्टम ऑफ मैनी गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। कई आकाश गंगा, सौर मंडल, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए प्रणाली को ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। जैसे आपके पास ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स में आपके क्या क्या हैं, सौर मंडल हैं, तारे, ग्रह और कई आकाश गंगा हैं। आइए अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, कि हमारा यूनिवर्स कहाँ से, इसके बारे में हमें पता कैसे लगा है। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो हमें ये जो हमारा यूनिवर्स है इसके बारे में हमें पता ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है कि ब्रह्मांड को न कभी बनाया गया है और न ही कभी इसे नष्ट किया जा सकता है, यह एक स्थिर तत्व है। इन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा it was written that universe was never created nor could be destroyed. It is a stable entity. इतनी बात क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें जो हमारा यूनिवर्स है इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो आप बोलना यह हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है, आपकी गैलेक्सी होती है आकाश गंगा। कई सौर मंडल, तारे, ग्रह, उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए प्रणाली को आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है।
मतलब ग्रेविटेशनली बॉन्ड सिस्टम ऑफ मैनी सोलर सिस्टम, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट इज नोन एज गैलेक्सी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अवर गैलेक्सी इज कॉल्ड एज मिल्की वे गैलेक्सी और मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे गैलेक्सी या फिर मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी एंड्रोमेडा आकाश गंगा है वो हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ अवर गैलेक्सी। एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा में सबसे निकट कौन सी गैलेक्सी है, तो एंड्रोमेडा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। तो ये है आपके पास मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। तो क्या हुआ था, हमारे एक साइंटिस्ट थे मतलब हमारे एक साइंटिस्ट आए हमारे सामने, उनका नाम था, क्या नाम था, गैलीलियो। गैलीलियो ने 1610 में मिल्की वे गैलेक्सी की खोज की थी और 1805 में हर्शल ने ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। इन 1805 हर्शल give his theory of universe। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड। ये है आपके सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एवरी नेचुरल फिजिकल एंटिटी दैट वी सी इन द स्काई और स्पेस इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल स्टार, प्लैनेट, सन, मून, सैटेलाइट। मतलब हर प्रत्येक प्राकृतिक भौतिक इकाई जिसे हम आकाश या अंतरिक्ष में देखते हैं इसे खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए आपका जैसे ये हो गया आपका स्टार हो गया, ग्रह हो गया, तारे हो गए, सूर्य, चंद्रमा और उपग्रह, ये सब क्या आते हैं आपके, ये सब खगोलीय पिंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सौर मंडल। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल जैसे कई तारों, ग्रहों, उपग्रहों, बौने ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, गैसों और धूल के कणों से गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए प्रणाली और सौर मंडल के रूप में जाना जाता है। ग्रेविटेशनली बॉन्ड सिस्टम ऑफ मैनी स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड, कॉमेट, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इज नोन एज सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सौर मंडल में एक तारा, 8 ग्रह, 219 उपग्रह और 5 बौने ग्रह हैं। उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि शामिल हैं। ठीक है, तो इन सब से मिलकर हमारा सौर मंडल बना हुआ है। इसके बाद हम इनके एक एक की बात करेंगे आगे नेक्स्ट मतलब थोड़ी देर में। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जियोसेंट्रिक मॉडल। ये है आपका जियोसेंट्रिक
मॉडल मतलब भूकेंद्रीय मॉडल। यह मॉडल टॉलमी ने 140 ईस्वी में दिया था। तो अगर पूछे कि जियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था तो आप कह देना टॉलमी। इसमें पी साइलेंट होता है। कब दिया था? 140 एडी में, ईस्वी में दिया था, 140 ईस्वी में। इसने अपने मॉडल में कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सौर मंडल का केंद्र है और प्रत्येक प्राकृतिक इकाई जिसे हम आकाश में देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दिस मॉडल इज गिवन बाय टॉलमी इन 140 एडी। अर्थ इज स्टेबल एंड सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। एवरी नेचुरल एंटिटी दैट वी सी इन द स्काई रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, तो इन्होंने अब अपने मॉडल में कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सौर मंडल का केंद्र है। इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो कौन सा मॉडल देते हैं? हेलियोसेंट्रिक मॉडल। नेक्स्ट जो हमारा साइंटिस्ट है वो देते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। इज गिवन बाय कॉपरनिकस। ठीक है, ये मॉडल जो है वो कॉपरनिकस ने दिया था 1543 ईस्वी में। उसमें उसने कहा था कि सूर्य स्थिर है और सौर मंडल का केंद्र है। पृथ्वी सहित आकाश में जो भी प्राकृतिक इकाई देखते हैं वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले जो टॉलमी थे उन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सौर मंडल का केंद्र है, बट जो हमारे कॉपरनिकस थे उन्होंने कहा कि पृथ्वी सहित आकाश में जो भी प्राकृतिक इकाई हम देखते हैं वो क्या है, वो सूर्य की ओर घूमती है। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार। स्टार तो पता ही होगा, स्टार मतलब तारा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तारे की डेफिनेशन क्या होती है तो आप बोलना अ सेल्फ लुमिनस बॉडी विच हैज इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड एज स्टार। मतलब कोई भी बॉडी होती है जिसका स्वयं का प्रकाश हो वो क्या कहलाती है? तारा। तो जैसे आजकल फोन होता है आपका, इसमें भी फ्लैश लाइट होती है, तो क्या ये तारा है? नहीं। तो इसकी डेफिनेशन होती है अ सेल्फ लुमिनस बॉडी, मतलब ऐसा पिंड जिसका स्वयं का प्रकाशमान हो या फिर प्रकाश होता है वह तारा कहलाता है। जो प्रोक्सिमा सेंटारी है वो क्या है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रोक्सिमा सेंटारी है वो हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक तारा है। ये बात नोट करना है आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोक्सिमा सेंटारी हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक का तारा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनेट। प्लैनेट मतलब ग्रह। तो इनकी कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जो हमारे ग्रह होते हैं यह तारे के चारों ओर घूमता है। अपनी नंबर 2, यह अपनी धुरी पर घूमता है। मतलब इस और नंबर 3, इसका पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए जिससे वो अपने ग्रह पथ पर बना रहे। नेक्स्ट, चक्कर पूरा करने से पहले किसी दूसरे ग्रह के ग्रह पथ को नहीं काटना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, रिवॉल्व अराउंड ए स्टार, रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस।
must have sufficient mass to hold itself on its orbit, must not intersect orbit of another planet before completing one revolution। यही मैंने आपको बताया कि तारे के चारों ओर घूमता है, अपनी दूरी पर घूमता है। यह पर्याप्त इसका मतलब जो है द्रव्यमान पर्याप्त होना चाहिए और अपने ग्रह पथ पर ही बना रहना चाहिए। चक्कर पूरा करने से पहले किसी के दूसरे के ग्रह पथ को नहीं काटना चाहिए। जैसे ये चक्कर पूरा करेगा तो आपस में ये नहीं टकराने चाहिए, अपने पथ को नहीं काटना चाहिए। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कौन आता है? सबसे पहले आपके पास आता है मरकरी। सबसे पहले क्या आता है? मरकरी। मरकरी मतलब बुध ग्रह। तो इसकी कुछ बातें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, इसलिए इसकी कक्षीय गति सबसे तेज है। जो आपका जो बुध ग्रह है ना मरकरी, ये देखो ये है जैसे आपका सोलर सिस्टम, ये है आपका सोलर सिस्टम। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य, तो ये मरकरी है आपका। ये वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। तो सबसे नजदीक क्या हुआ? मरकरी, बुध। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। तो अब अभी हम बात कर रहे हैं मरकरी। तो ये है आपका मरकरी। नियरेस्ट, सो नियरेस्ट नंबर 1, ये मतलब नियरेस्ट है सबसे सूरज के, और सो फास्टेस्ट ऑर्बिट स्पीड। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, हेंस इट हैज लीस्ट मास। और नेक्स्ट, नो एटमॉस्फेयर एंड नो सैटेलाइट। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए इसकी कक्षीय गति सबसे तेज है। सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए इसका द्रव्यमान सबसे कम है। और लास्ट, कोई वातावरण और कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई भी ना एटमॉस्फेयर है ना कोई सैटेलाइट है। अगर पेपर में आपसे पूछे कि कौन सा ग्रह है जिसका सैटेलाइट नहीं है, तो वो है मरकरी, बुध ग्रह, और ना इसका कोई एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है वीनस। ठीक है, वीनस मतलब शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की कुछ बातें आपने याद रखनी है। जैसे यह सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट, हैंस द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यह सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए इसे यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो आप कह देना वीनस, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, ओनली प्लैनेट विच रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। यह एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये जो शुक्र ग्रह है वो कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला इसका आपने याद रखना है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वीनस हैज नो सैटेलाइट। इसके बाद आपने इसकी एक बात याद रखनी है, इसको पूरा मतलब शुक्र की सबसे लंबी घूर्णन अवधि होती है 243 दिन। लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड 243 डेज एंड सेम रिवॉल्यूशन पीरियड। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा और सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन एंड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। हमने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में जितने भी एग्जाम होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो वो है आपका शुक्र ग्रह, वीनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ। अर्थ के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है। इसको नंबर 1 इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। यह एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है।
और पृथ्वी का मेन बात, पृथ्वी का शेप कैसा होता है, जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब आकार इसका जियोइड या फिर चपटा अंडाकार होता है। यह हमारे सौरमंडल का अत्यधिक घना ग्रह है। इसका एक उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा, मून। इट हैज वन सैटेलाइट दैट इज नोन एज मून। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेनेट आता है वो आता है मार्स। मार्स क्या होता है, मंगल, मंगल ग्रह। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड और पिंक सॉइल मिलती है। इट इज कॉल्ड एज रेड प्लेनेट बिकॉज इस पे क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड एंड पिंक सॉइल। इट हैज टू सैटेलाइट। मार्स के कितने सैटेलाइट हैं, दो। क्या क्या है, फोबोस एंड डिमोस। इसके दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और डेमोस। इसकी घूर्णन अवधि कितनी है, पृथ्वी के समान है, 24 घंटे। मतलब रोटेशन पीरियड इज सिमिलर टू अर्थ, 24 आवर्स। एंड क्या होता है, इसका अक्षीय झुकाव भी पृथ्वी के समान है, 24 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर ये है आपके पास जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति। ये आपके पास है जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। इसकी कुछ बातें हम समझेंगे अब। इट इज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ हेवन। इसे स्वर्ग का भगवान कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि किस ग्रह को स्वर्ग का भगवान कहा जाता है, तो आप कह देना बृहस्पति, जुपिटर ग्रह को। यह सबसे बड़ा ग्रह है, इसका इसलिए इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट सो हैज हाईएस्ट मास। इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके 79 उपग्रह हैं। इट हैज 79 सैटेलाइट। गेनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो है ना गेनीमाइड, इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लगता है, यानी 9 घंटे और 56 मिनट। इट हैज लीस्ट रोटेशन टाइम 9 आवर 56 मिनट। इसमें धूल भरे वलय और ज्वालामुखी होते हैं। इट कंटेन्स डस्टी रिंग्स एंड वॉल्केनोज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा एक ग्रह है जिसमें धूल भरे वलय और ज्वालामुखी होते हैं, तो आप कह देना जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। ये जो मैं बातें बता रहा हूं इसके आपने नोट्स बनाते चलना है, साथ साथ आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में पूछे हुए मिल जाएंगे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे लॉर्ड ऑफ हेवन कहा जाता है, या फिर 79 सैटेलाइट किसके हैं, या फिर लाल ग्रह किसको कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारा शनि ग्रह। ठीक है, ये है हमारा शनि ग्रह। तो इसकी जो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कौन सा हमारा सौरमंडल का इट इज द मोस्ट फ्लैटन प्लेनेट। और इसके सैटेलाइट कितने हैं, 82। कौन कौन से, टाइटन, फोर्स एंड टेथिस। बस आपने इसी की इतनी बातें याद करनी है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है यूरेनस। यूरेनस, ठीक है।
अरुण। तो इसकी बातें हैं, यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर घूमता है। ठीक है, यह एक ऐसा ग्रह है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमता है। जैसे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, ये ऐसे घूमता है, बाकी कुछ ऐसे घूमते थे ना गोल गोल, तो ये ऊपर से कैसे घूमता है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर घूमता है। इट रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज ओनली वन साइड रिसीव सनलाइट। जैसे ये आपका सन है ना, इसकी लाइट जा रही है, तो ये जो आधे हिस्से में ही सिर्फ इसकी लाइट जाती है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर घूमता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये वाली, इस वाली साइड सनलाइट नहीं जा पहुंच नहीं पाती। तो अगर आपसे पूछे कि ये ऐसा कौन सा ग्रह है, तो आप कह देना यूरेनस। ठीक है, इसे हरित ग्रह कहा जाता है, मतलब इट इज कॉल्ड एज ग्रीन प्लेनेट ड्यू टू, क्यों, क्योंकि इस पे जो जमी हुई मीथेन पाई जाती है, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है लास्ट हमारा नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है नेपच्यून, इसकी कुछ बातें आपने याद रखनी है। इट अपीयर ब्लू ड्यू टू आइस मीथेन क्लाउड, बर्फीले मीथेन बादलों के कारण यह कैसा दिखाई देता है, नीला। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अधिकतम समय लगता है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, इट अपीयर ब्लू ड्यू टू आइस मीथेन क्लाउड, इट हैज मैक्सिमम रिवॉल्यूशन टाइम, इट इज द कूलेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इसको सबसे, जैसे ये आपका सन हो गया, यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, नेपच्यून। तो जैसे ये घूमेगा तो इसका चक्कर भी कितना होगा, बड़ा होगा, तो इसलिए इसको क्या लगता है, सबसे अधिकतम समय सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए लगता है। तो कोई एग्जाम में पूछे कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो है नेपच्यून। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है हमारे क्षुद्र ग्रह। क्या है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड। क्या है, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड मतलब जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एस्टेरॉइड एक बड़ा सा पत्थर का एक गोला होता है या फिर गैसियस गोला। दे रिवॉल्व अराउंड द सन बट डू नॉट रोटेट, ये जो है वो सूर्य की ओर चक्कर तो लगाते हैं बट परिक्रमा नहीं करते। वे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से आवाजाही करते हैं। दे डू फ्रीली मोशन इन स्पेस। ये जो क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो आपके हैं वो एक पत्थर की तरह होते हैं, बड़ा सा। तो एक बार एक क्या हुआ था कि एक बार एक क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉइड जमीन पे आया था और वो हमारे धरती पे गिरा। वो कहाँ पे गिरा था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड हमारी जो जमीन है वहां पे कहाँ पे गिरा था, तो वो हमारी इंडिया में अजमेर में गिरा था। अजमेर मतलब राजस्थान में। तो बड़ा सा गोला आया और वो नीचे जब जमीन पे गिरा तो वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और बाद में उसमें पानी भर गया। तो वो क्या बन गई, वो बन गई एक लेक, पुष्कर लेक, जो कहाँ पे है, अजमेर राजस्थान में, फॉर्म्ड बाय एस्टेरॉइड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जो क्षुद्र ग्रह के गिरने से बनी है, तो वो है पुष्कर लेक, हमारे अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है हमारा उल्का पिंड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मेटेरोइड, ये है आपका उल्का पिंड। उल्का पिंड, इसकी कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। उल्का पिंड क्या होता है, जैसे ये होता है, जैसे ये भी एक बड़ा सा गोला होता है, वो भी हमारे सौरमंडल में पाया जाता है। जैसे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, दे डू नॉट रिवॉल्व एंड रोटेट,
दे डू फ्रीली मोशन इन स्पेस। ये जो हमारे उल्कापिंड होते हैं वे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, वे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से आवाजाही करते हैं। और इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, जो महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, जो आपके महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो इसी उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई है। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उसी का निर्माण इस मीटेरॉइड से हुआ है। तो ये था आपका सोलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट करेंगे, जैसे कि अब आपने बस इनको नोट कर लेना और ध्यान से, जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले नियरेस्ट टू सन कौन सा है, तो वो कौन सा है? मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे, जैसे आपसे पूछ लेता है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका नेपच्यून। ठीक है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह? ये है जैसे आपका सोलर सिस्टम। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वो है वीनस। ठीक है, ये है आपका वीनस, वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो भी कौन सा है आपका? शुक्र ग्रह। और सबसे गर्म ग्रह, नहीं, सबसे भारी ग्रह वो है, भारी और लाल ग्रह किसके नाम से जाना जाता है? वो है आपका मार्स, मंगल। और अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। जैसे हमने सबसे पहले बात की हमारा जियोग्राफी कि जियोग्राफी क्या होता है, फिर हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स के बारे में समझा। फिर हमने नेक्स्ट जो देखा कि हमें यूनिवर्स के बारे में कहाँ से पता चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आई वो है गैलेक्सी, मतलब आकाशगंगा के बारे में जाना। फिर हमने पढ़ा मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब गैलीलियो ने क्या क्या बताया था। फिर खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा कि जैसे कि हमारे जो स्टार है, प्लेनेट है, सन है, मून है, जो भी हम अंतरिक्ष में या हमारे अंतरिक्ष में देखते हैं वो क्या होते हैं? खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। नेक्स्ट, फिर हमने बात की हमारे सोलर सिस्टम की। फिर हमने पढ़ा जियोसेंट्रिक मॉडल, भूकेंद्रीय मॉडल, फिर सूर्य केंद्रीय मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल पढ़ा। फिर हमने तारों के बारे में, फिर ग्रह के एक एक टॉपिक पे बात की। तो ये आपकी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी क्लास पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत आभार आपका इतना प्यार देने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई फैक्ट इधर से उधर बोल दिया हो तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इंसान है तो गलतियां सभी से हो जाती है। तो आप सभी को ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। आप सभी सिलेक्ट हो, आपके जीवन में खुशियां आए और आप सभी पूरी तरह से मजेदार रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।